एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा या सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक संकल्प है जो भारत की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मान देते हुए उन्हें जोड़ता है। ये मंच इस बात का प्रमाण है कि भारत की एकता में ही उसकी आत्मा है और ये एकता बनी है इसकी विविधताओं की खूबसूरती को जोड़ते हुए। नमस्कार, मैं छवि पराशर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस मंच पर। मिलवाएंगे आपको अपने खास मेहमान से, लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये सॉफ्ट स्टोरी जो कि हमारे कार्यक्रम के उद्देश्यों से आपको रूबरू करवाएगी। भारत एक महान राष्ट्र है और इसकी महानता विविधता में एकता की शक्ति के कारण है। जिस प्रकार अनेक वाद्य यंत्र मिलकर संगीत की एक लय बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में भी विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, बोलियां एवं वेशभूषा एकता के एक सूत्र में बंधकर सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करते हैं। इसी एकता की भावना को सशक्त बनाने और देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझेदारी स्थापित कर उनकी सांस्कृतिक, भाषाई, पर्यटन, शिक्षा और व्यापार से संबंधित जानकारी साझा करना और लोगों के बीच परस्पर समझ, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत भारत के अलग अलग राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, जैसे बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा को तेलंगाना के साथ और महाराष्ट्र को ओडिशा के साथ आदि। इन राज्यों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, भोजन, संगीत, नृत्य, रस्म रिवाज आदि को जानने और समझने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को एक दूसरे के संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य और अन्य लोक कलाओं को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है और वे भारत की एकता को गहराई से समझ पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की भाषा के कुछ वाक्य या सामान्य शब्द सीखते हैं। इससे भाषाई भिन्नता कम हो गई है। इसके अलावा एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों से परिचित हो रहे हैं। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत को अधिक एकजुट, जागरूक और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का एक सार्थक प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं के बारे में जानकारी देना उन्हें अधिक सहिष्णु, समझदार और जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है। साथ ही डिजिटल माध्यमों के उपयोग से दूर दराज के राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों के बीच संवाद संभव हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत ने प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन क्विज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। यह अभियान केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प, लघु उद्योग, पर्यटन, कृषि और व्यापारिक उत्पादों को अन्य राज्यों में पहचान मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अंत में हम
कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत की अखंडता, एकता और सांस्कृतिक विविधता को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है। कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जर्नी को बढ़ाते हैं आगे और अब समय हो चला है अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड IAS ओम प्रकाश यादव सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके अनुभव और आपके काम बहुत ही इंस्पायरिंग रहे हैं, तो हम बहुत आपके अनुग्रहित हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगी सर कि आप प्रशासनिक पद पर रहे, प्रशासन के विविध क्षेत्रों में आपने कार्य किया, तो इस पद पर रहते हुए आपको किन विविधताओं से आपका क्या अनुभव रहा और उन्हें एकता में तब्दील होते हुए आपने क्या महसूस किया? जी हाँ, आपने सही फरमाया। ये मेरा सौभाग्य भी रहा, जिस सेवा में हम हैं, सेवानिवृत्त हो गए, तो इसका एक इनहेरेंट क्वालिटी कहिए कि आप विभिन्न क्षेत्रों में आपकी पदस्थापना होगी। जिस वक्त मैं नौकरी में आया था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। मेरी पहली पोस्टिंग मिथिलांचल में हुई। आप सोच लीजिए, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खान पान के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाषा बोली। उसके बाद मैं चला गया सिंहभूम, चाईबासा, जो बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर था। तो आप सहज इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन के दृष्टिकोण से कितनी व्यापक विविधता मैंने देखी। वो दौर भी देखा जहां कई बार बड़ा असहज स्थिति हो जाता था, उनके खान पान और उनके चीज़ों को देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन लास्ट 3 डिकेड्स में जिस तरीके से देश ने इन विविधताओं को, इस डाइवर्सिटीज़ को यूनिफाई करने की बहुत ही ऑर्गेनिक कोशिश की है, इसने भारत के इस स्वरूप को धीरे धीरे ही सही बदलना शुरू कर दिया है और यह अब स्पष्ट दिखता भी है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि कुछ कुछ दूरियों के साथ जो है वो भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। तो प्रशासन की कोशिशें अपनी जगह बहुत सही तरीके से जा रही हैं। सरकार की पहल हमेशा से प्रशंसनीय है। इसमें सामाजिक जागरूकता का कितना योगदान माना जा सकता है सर? कितनी जरूरत है इसकी? नहीं, वो तो सबसे बड़ा योगदान उसी का है। आप सब लोग जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 15 से आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए गए, पेयर्ड स्टेट्स का, फिर कुजीन का, फिर स्टूडेंट्स के कल्चरल इंटरमिंगलिंग का। तो जब हम समाज बोलते हैं, समाज एक व्यापक शब्द है जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटते हुए रहता है। तो जब हम सामाजिक चेतना या समाज को इसके लिए बदलाव की बात करते हैं, तो इसके बगैर तो इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इसको ऐसे समझें, और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि जस्ट बाय बीइंग इन दिस जॉब मेरे पास ये चीज़ अनायास, स्वतः और अनप्रोग्राम तरीके से इनकाउंटर होते थे। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म धनबाद में हुआ, उसके बाद मेरी पढ़ाई आरंभिक से वहाँ होकर फिर मुंगेर में गया, पोस्टिंग यहाँ हुई। अब आप सोच लीजिए कि कितने समाज का, कितने विविधताओं का प्रतिनिधित्व स्वयं मैं कर रहा हूँ। तो समाज जब इन चीज़ों को स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से अपनाता है, जैसे इसको ऐसे समझें कि जब हम कहीं जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ कहा जाता है कि हर एक 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो उसको एलिनिएशन के रूप में न देखकर उसको अगर आप उसको आप यूं कह सकते हैं कि अपने आप में समाने के दृष्टिकोण से जिस दिन देखना शुरू कर दीजिएगा कि हर भाषा, हर बोली, हर संस्कृति, हर खान पान इस देश का एक अभिन्न अंग है, जब ये स्वीकार्यता समाज में आती है, तब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से स्वतः स्फूर्त होने लगता है। और मुझको लगता है कि इस दृष्टिकोण से और इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। बहुत बदलाव हुए हैं, समाज बहुत बदला है, स्वीकार्यता बढ़ी, उसमें टेक्नोलॉजी का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके बावजूद समाज
बिल्कुल सहिष्णुक तरीके से, बिल्कुल टॉलरेंट तरीके से इन चीज़ों को अगर इस रूप में देखता है कि हर क्षेत्र की अपनी विविधता है, हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, उसका अपना उद्भव है, उसका अपना उद्गम स्थल है, तो ये चीज़ें बड़ी सहजता से स्वीकार होने बहुत लगती खूबसूरत बात कही आपने सर, और बिल्कुल सही है। विविधता में ही सुंदरता है, ये हम मान सकते, क्योंकि अगर एक बाग में सारे फूल एक रंग के हों तो शायद ये उतना सुंदर ना लगे जितना अलग अलग रंगों के फूलों से लगता है। तो इसकी खूबसूरती इसी में है, और जिस दिन हमने इस चीज को एकीकृत कर लिया उस दिन शायद और बेहतर परिणाम हमारे सामने होंगे। वैसे तो समय के साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी बदलाव देखने को मिला है। और जब हम समाज की बात कर रहे तो हम अपनी युवा पीढ़ी को इससे अलग करके नहीं देख सकते। युवाओं का इसमें कितना योगदान हम मान सकते हैं सर, या उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रखना जरूरी है इस अभियान को, इस योजना को सफल बनाने बिल्कुल के आपने लिए? सही कहा। आपके प्रश्न के दो आयाम हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि युवा जो होता है, यंग जनरेशन जो होता है, वो बहुत फास्ट चीज़ों को एडेप्ट करता है। दे आर वेरी प्रोन टू एडेप्टेशंस। इसलिए देखिएगा कि जिस शहर में, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि बिहार का एक लड़का वो इंजीनियरिंग करने नॉर्थ ईस्ट में चला गया। 1 साल के बाद जब वो लौटता है तो उसके खान पान में, उसके रहन सहन में, उसके बातचीत के तरीके में बहुत सारा वो संस्कृति के वो आयाम अनायास और स्वतः आ जाते हैं उसके व्यक्तित्व में, जो वहाँ पढ़ के उसने किया। तो युवाओं का तो महत्व, इसके बगैर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को जोड़े बगैर करना तो संभव है ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दे शुड बी द एम्बेसडर ऑफ दिस चेंज। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि युवाओं का आज के तारीख में उसका जो मेंटल फ्रेम है, उसका जो रूप निदर्शन है, उसके जो आयाम है, वो इतना व्यापक है, वो इतना जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि कई बार आप और हम इस उम्र में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए, एक चीज़ हम आपको कहेंगे, जब हम बात करते हैं विविधता का और एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तो एक समाज को और समाज के हर वर्ग को, हर उम्र, हर जाति, हर धर्म को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो विविधता है वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई अगर तमिल बोल रहा है, फर्ज कीजिए मैं कि चावल दाल और चोखा खाता हूँ, कोई आदमी इडली खाता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती। और ये जिस दिन हम समझ गए कि उस व्यक्ति को इडली खाने में उतना ही मजा आ रहा है जितना हमको चावल दाल खाने में, और मजा तो तब आए कि वो इडली, डोसा और ये चावल चोखा एक टेबल पर आ जाए, अब वो दोनों मिलके खाए, तो सही मायने में यही संकल्प भी है और यही होना भी चाहिए। और युवा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। आप किसी हॉस्टल में चले जाइए, किसी रीजनल कॉलेजेस के हॉस्टल में चले जाइए, आप पाएंगे कि उसके ड्राइंग रूम में वो बच्चे इतनी मासूमियत से लड़ झगड़ के एक दूसरे का डिश खाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, एक दूसरे के लैंग्वेज के फिल्म देखने लगते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक संगम है, समागम है, वो स्वतः स्फूर्त होने लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये युवा जो हैं, यही हर्बिंगर, दे आर द हर्बिंगर्स ऑफ दिस चेंज एंड इंटीग्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और वैश्वीकरण के इस दौर में जब हम वसुधैव कुटुंबकम की फिर से परिकल्पना को जागृत कर रहे हैं और पूरी वसुधा को हम कुटुंब मान रहे हैं, तो हम अपने देश में तो ये अवश्य रूप से चाहेंगे ही कि इसकी परिकल्पना स्फूर्त हो और लाइक युवाओं में इसका, जो आपने सही कहा कि उनको एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारा भविष्य निर्धारित करते। तो अगर उनकी सोच बदलेगी तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। शिक्षा, आपने शैक्षणिक संस्थानों की बात की सर, तो शिक्षा को इसका टूल या इसका एक शस्त्र कैसे हम बना सकते हैं? उसका ये तो प्रयोग इतना कितना सहज जरूरी टूल है ये, जैसे इस पे काम भी हो रहा है। मैं भी हाल में बीआईटी मिश्रा में अलग अलग स्टेट्स के बच्चों का इसी कार्यक्रम के तहत एक समागम हुआ था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बुलाया था उस पर बात करने के लिए। तो उससे फॉर्मल बात करने के बाद जब मैं इनफॉर्मली उन लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, कुछ बच्चे कश्मीर के भी थे, तो उन लोगों से जब मैंने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ आने के पहले इस राज्य के प्रति हमारे मन में एक स्टीरियोटाइप इमेज था।
बट जब मैं यहाँ आया हूँ, पिछले 15 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, बाजार घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ के व्यंजन देख रहा हूँ। जाड़ा का महीना था, पटना की सड़कों पर जो पेवमेंट पर, फुटपाथ पर ऊनी कपड़े बिकते हैं, उसको मैं देखता हूँ, तो मुझको हिंदुस्तान के इस राज्य का एक अलग दृष्टिकोण मेरे मन में आया। अभी देखिए कितना सहज हुआ। ठीक है, इसको फॉर्मली किया गया था कि वहां से यहां लाइए, लेकिन जैसे वो इंटरमिंगल किया तो वो होना शुरू किया। तो ये एक बहुत अच्छा चीज अभी हो भी रहा है, लेकिन इसको और अगर हम लोग इनकरेज करें कि किसी एक स्टेट के, किसी एक कल्चर के, किसी एक लैंग्वेज स्पीकिंग बेल्ट के बच्चों को का एडमिशन दूसरे दूसरे राज्यों में, दूसरे दूसरे कल्चर, दूसरे दूसरे कुजीन वाले क्षेत्र में वो जाएं, तो इससे क्या होता है ना कि एक कंपोजिट कल्चर की बात होती है। एक चीज और आपको हम यही कहेंगे, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह परिकल्पना है, यह कोई नई परिकल्पना नहीं है। आप अगर पढ़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, तो आप पाएंगे कि उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य को लाने के पीछे कौटिल्य ने कहा था उत्थिष्ट भारत। उस वक्त उन्होंने एक राष्ट्र की कल्पना की थी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही है, और भारत यूं ही भारत नहीं है। इतनी विविधताओं, इतने चुनौतियों, इतने झंझावादों के बाद यह राष्ट्र अपने दोनों पैर पर सीना ताने खड़ा है। इतनी चुनौतियां, इतनी डाइवर्सिटीज, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बावजूद हम एक साथ खड़े इसलिए हैं कि हमारे खून में, हमारे डीएनए में ये एक भारत और स्वस्थ श्रेष्ठ भारत, ये हमारे डीएनए में मिला हुआ। इसको कोई अलग ही नहीं कर सकता। अभी आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया सर, और हमारे दर्शकों को भी ये बात, ये संदेश जरूर पहुंचा होगा। अभी आपने चर्चा के क्रम में एक बात कही सर, राज्यों, विविध राज्यों को जोड़ने की, जो इस योजना का एक अहम हिस्सा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बिहार और त्रिपुरा को जोड़ने की बात कहें, तो ये जो विविध राज्यों को जोड़ने की जो कोशिश है सरकार की, जो पहल है, ये इसको सार्थक बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या क्या चीजें? इतना अद्भुत पहल है, इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का आप सोच करके देखिए। आपको मैं हो रहे अंतर का एक लाइन में एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो कहानियों में, देहात में जब दंत कथा उसको बोलते हैं, सुनते थे कि असम मत जाना, वहां तुमको मुर्गा बना के रख देगा, वहां कोई देवी रहती है, जादू टोना कर देगी। आप सोच करके देखिए, मैं वहां से लेके चल रहा हूं। इस टेक्नोलॉजी ने, इस सरकार ने, पहले की सरकारों ने भी जिस तरीके से इंटीग्रेशन किया, उसमें कई चीजें सहायक होती है। वो ट्रेन का कम्युनिकेशन, इंटरनेट का कम्युनिकेशन, एजुकेशन का, फिर ये पेयरिंग ऑफ स्टेट्स का, पेयरिंग ऑफ स्टेट्स फॉर दी मल्टी स्टेट कुजीन का है, कल्चर का। तो ये जो मिक्स होता है, इसको मैं आपको ऐसे बताता हूं। आप खाना बनाइए, एक सब्जी बनाइए, उसमें एक मसाला डालिए, दूसरे उसी सब्जी को बनाइए और उसमें मसाला का संगम कर दीजिए, गरम मसाला से लेके अलग अलग मसाला, थोड़ी नमक, थोड़ा तड़का भी लगाइए। वो जो सब्जी बनेगा वो कितना स्वादिष्ट होगा। आप सोच करके देखिए। बहुत सामान्य तरीके से बहुत बड़ी बात आपने समझाई कितनी है। बड़ी विरासत हमको मिली है। ये दूसरे देश को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि हमारे पास राजस्थान का रेत भी है और हमारे पास असम की पहाड़ी भी है, हमारे पास हिमालय का बर्फ भी है और हमारे पास केरल के नाव, नदी और नारियल भी है। तो ये सब का संगम है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ सिर्फ भाषाई और सांस्कृतिक नहीं, भौगोलिक विविधताएं भी हैं, फिर भी खास हैं हम। अब समय हमारा खत्म हो चला है सर। आपसे बातें करने का मन तो बहुत कुछ जानने का है, लेकिन समय की सीमा में हम बंधे हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं, उसके बाद किसी प्रदेश, किसी जात, किसी धर्म, किसी भाषा की परिधि में बंधे हैं। जिस दिन यह देश का हर नागरिक ये समझ ले कि ये विविधता हमारे शस्त्र हैं, ये विविधता हमारी ताकत है, ये विविधता हमारे लिए चुनौती नहीं है, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर इस परिकल्पना को साकार कर दे और हमारी जितनी डाइवर्सिटी है ये हमारे तर्कस में, हमारे तुनीर में वो बाण हो जो हमको प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर दे, उसी दिन इस अभियान की सफलता होगी। और ईश्वर से कामना है कि यह हम लोग बहुत जल्द देखेंगे और कम से कम मैं जीते जी इसको जरूर देख लूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने महत्वपूर्ण सुझाव, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए तलाशा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, हमारी विविधताएं हमारी खासियत है। हमें एक होने के लिए अपनी पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पहचान को संगमित करने की, मिलाने की, एकीकृत करने की जरूरत है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन हमारा भारत फिर से उसी श्रेष्ठता की, उसी बुलंदी की ऊंचाइयों को छू पाएगा जो हम हमेशा से छूने के काबिल थे। आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं और जरूर भेजिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें पत्र लिखें, तो उसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता, उठाइए कागज और कलम। और हमारा पता है कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें अपने विचार मेल भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारा मेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।